Hello friends, in this lecture we will learn about the Mughal land system. Hello friends, so in this lecture we will learn about the बहादुर शाह के टाइम पे जो कुछ चीज़ें थी, जैसे लैंड से रिलेटेड उन्होंने क्या रिफॉर्म लाया था, ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। और रिलेटेड उसके बाद जो जहांदार शाह थे, उनका जो रीन आया था, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसके पहले के जो लेक्चर है ना, उसको आप रिवाइज करके आना। बहादुर शाह के टाइम पे हम लोग ने देखा था कि बहादुर शाह कैसे कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। वो जो मुग़ल की जो सोवरेनिटी थी, मुग़ल की जो एक संप्रभुता थी, वो जो किंगडम उनके टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ था, उनको फिर से रिवाइव करने की बहुत सारी कोशिश की, जो कि औरंगज़ेब के टाइम पे आते-आते बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई थी, ठीक है। औरंगज़ेब के टाइम में हम लोग ने देखा जागीरदारी क्राइसिस हो गया था, राजपूत के साथ उनके झगड़ा था, उनका जाट के साथ झगड़ा था उनका, और सिख के साथ वो थी, राइवलरी थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। और इसके बाद जब हमने पढ़ा कि बहादुर शाह ने ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है। बट ये क्या हो गए, ये उसमें कामयाब नहीं रहे, ठीक है। इसी वजह से उनको काफ़ी खान ने क्या दिया था, काफ़ी खान ने उनको एक टाइटल दिया था, शाह आए बेखबर, यानी कि उनको पता ही नहीं था। और उनके टाइम पे 30 करोड़ या 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे ये कंसिलिएशन कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी करते करते, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि बहादुर शाह ने लैंड से रिलेटेड कौन से रिफॉर्म लाए थे, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि मुगल के टाइम पे किस तरीके की लैंड्स होती थी और किस तरीके के टैक्स कलेक्शन होते थे, ठीक है। तो मुगल के टाइम पे 3 तरीके की लैंड होती थी। एक होती थी इनाम लैंड, ठीक है। एक होती थी जागीर लैंड, एक होती थी खलीसा लैंड, ठीक है। अब इन तीनों लैंड को क्या है, इनका क्या होता है, इनाम लैंड जो होती थी ना, वो एक तरीके से गिफ्ट के पर्पज से दिया जाता था। जो कि बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, या कोई रिलीजियस लीडर्स होते थे, या नोबल्स होते थे, इनको रिवॉर्ड के तौर पे वो इनाम लैंड दिया जाता था। और ये जनरली इस पे टैक्स फ्री होता था ये चीज़, ठीक है। नो टैक्स वर कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड डिड नॉट गो टू किंग, यानी कि जो भी टैक्स जो कलेक्टेड होता था ना इस लैंड से, ठीक है, वो इस रिलीजियस या स्कॉलर्स के पास ही जाता था, पर्सन के पास जाता था, ना कि किंग के पास, यानी कि ये टैक्स फ्री लैंड था। फिर दूसरे तरीके की लैंड होती है जागीर लैंड। जागीर लैंड क्या होता था, जागीर लैंड हमारे जागीरदार होते थे, ये मेन टैक्स का सोर्स होता था, जो कि किंग को जाता था। और इससे टैक्स कौन कलेक्ट करता था, जागीरदार, ठीक है। तो जागीरदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड, ठीक है। रेवेन्यू किस लिए यूज होता था, इनकी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए यूज होता था। एडमिनिस्ट्रेशन, उस एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यूज करने के लिए ये टैक्सेबल लैंड था, ये तो हम लोग ने पढ़ा है। और जागीरदार डज नॉट ओन द लैंड परमानेंटली, ठीक है। जो ये ध्यान रखना कि जागीरदार ये नहीं होते थे, लैंड परमानेंटली वो होल्ड नहीं करते थे, वो टेम्परेरी होल्ड करते थे, ठीक है। इस पे क्या करते थे वो, उससे जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे वो अपनी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी कि मनसबदार होते थे, मनसबदारी और जागीरदारी, ठीक है, ये दोनों सिस्टम ले आए थे, ठीक है। ये दोनों सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था। उसमें क्या था कि मनसबदारी यानी कि कोई पर्टिकुलर रैंक दे दी जाती थी आपको, जैसे ये 4000 ये रैंक है आपकी, ठीक है। तो यानी कि आपको 4000 ट्रूप्स, आप ये मनसबदार बन गए, ठीक है। अब आप उस मनसबदार जितने भी ट्रूप्स हैं, ठीक है, आपके जो भी सोल्जर्स हैं, आपको वो मेंटेन करना है, ठीक है। अब वो सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको पैसा कहाँ से देते थे, हम लोग डायरेक्टली आपको पैसा नहीं देते थे, हम लोग ने एक लाया सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर मनसब को एक लैंड, पीस ऑफ लैंड दे देंगे, जिसमें से कि वो उस एरिया में टैक्स कलेक्ट करेगा। और उस एरिया में जितने भी टैक्स, जितने भी पैसा कलेक्ट होगा, वो किस में यूज होगा, उस आर्मी को मेंटेन करने में यूज होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिस्टम मुगलों के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन हम लोग ने ये देखी कि औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, जागीर लैंड्स कम होने लगे, और क्या आ गया, हमारे जागीरदारी क्राइसिस आ गई, ठीक है। उसी चीज की बात हो रही है कि जागीर लैंड्स, ठीक है। क्यों जागीर लैंड्स कम हो गए थे, क्योंकि मनसबदार इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने रैंक तो हो दे दी सबको, बट क्या है, वो पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड तो लिमिटेड है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, जागीरदारी क्राइसिस आ गया। अब
ये सारी चीज़ों को, जागीरदारी क्राइसिस को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने स्टेप क्या उठाया। बहादुर शाह ने सोचा अपनी जो खलीसा लैंड, अब आप लोग पहले ये समझ लीजिए खलीसा लैंड क्या होता है। खलीसा लैंड डायरेक्टली जो इस पे जो भी टैक्स होते हैं ना, इस पे जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो डायरेक्टली किंग के पास जाता है, ठीक है। और किंग उस पैसे को किस में इन्वेस्ट करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जैसे कि दिस लैंड कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट ऑफिशियल्स एंड, ठीक है, ये डायरेक्टली राजा के पास जाता है और ये अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए राजा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। यानी कि हम लोग ने 3 तरीके की लैंड्स पढ़ी। एक है इनाम लैंड जो कि नॉन टैक्सेबल थी, एक थी जागीर लैंड्स जो कि टैक्सेबल थी, और एक है खलीसा लैंड, ठीक है। तो ये 3 तरीके की लैंड थी और हम लोग ने पढ़ा कि औरंगजेब के टाइम पे जागीरदारी क्राइसिस हो गया था, ठीक है। तो बहादुर शाह ने सोचा, बहादुर शाह ने इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया, कुछ खलीसा लैंड को भी कन्वर्ट कर दिया जागीर लैंड्स में, ठीक है, ताकि वो नोबल्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है। अब जैसे रिड्यूस खलीसा लैंड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया कुछ, कन्वर्टेड खलीसा लैंड इनटू आर जागीर लैंड। इनका क्या था, वो ये इनका एम था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्ट्रेंथन करे और सेटिस्फाई करे नोबल्स को, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गई हमारे बहादुर शाह के रेन के टाइम पे जो भी चीज़ें उन्होंने की अपने टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह के डेथ के बाद उनके 2 बेटे थे, एक थे जहानदार शाह, एक थे अजीम उस शाह, ठीक है। जहानदार शाह इनकेपेबल थे, ठीक है, और अजीम उस शाह जो कि एक केपेबल सन थे। बट इसके टाइम पे क्या हुआ, मतलब बहादुर शाह और जितने भी लेटर मुगल्स थे आफ्टर औरंगजेब, नोबल्स की जो पावर्स थी ना, नोबल ज्यादा पावरफुल हो गए और जो लेटर किंग्स थे वो लेस पावरफुल हो गए क्योंकि वो बहुत ही इनकेपेबल टाइप ऑफ आगे लेटर मुगल्स थे, ठीक है। तो ये जो था, तो जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान के साथ मिलके अपने केपेबल भाई को अजीमुश शाह उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो ये पिक्चर से हट गए। तो कौन आया, जहानदार शाह। जहानदार शाह ने फाइनली एम्परर की गद्दी संभाली क्योंकि ये वीक और इनकम्पिटेंट थे। तो इनके जगह जुल्फिकार खान, उन्होंने मतलब जो रियल पावर वजीर थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे जुल्फिकार खान। अब जुल्फिकार खान ने भी कुछ कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि उन्होंने जिजिया टैक्स को अबॉलिश किया, राजपूत के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारा जो कि बहादुर शाह नहीं कर पाया था। बहादुर शाह से जब बोला गया था उनको चाहिए थी सूबेदारी, ठीक है, बट ये बहादुर शाह इस चीज़ को एग्री नहीं करता है तो इनके साथ अलायंस नहीं बन पाता है, ठीक है। लेकिन ये काम कौन करता है, जुल्फिकार खान करता है और बहादुर राजपूत के साथ उनके रिलेशन ठीक करता है। और मराठा के साथ भी हम लोग ने देखा था, मराठा क्या 2 चीज मांग कर रहे थे, एक चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी काइंड ऑफ टैक्स है जो कि सरदेशमुखी जो भी लैंड रेवेन्यू डेक्कन में जो भी लैंड टैक्स कलेक्ट होगा उसका होगा 1/4। 1/4 किसको जाएगा, मराठा को जाएगा, ठीक है। ये था चौथ टैक्स, ठीक है। यानी चौथ मतलब 1/4 टैक्स जो भी डेक्कन एरिया में कलेक्टेड होगा वो जाएगा मराठा के पास। ये इनकी मांग थी। और सरदेशमुखी टैक्स, सरदेशमुखी इज काइंड ऑफ 1/10 ऑफ द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द चौथ, ठीक है, यानी कि 140 ऑफ द टैक्स, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट था। बस बेसिकली सरदेशमुखी का इसका एम ये था कि आप अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना कि मैं डेक्कन में सुप्रीमेसी को अपनी दर्शाना, मराठा का ये एम था, जो कि बहादुर शाह इन दोनों को मांग को पूरी नहीं करता है, जो कि जुल्फिकार खान इस चीज़ को पूरी करता है और मराठा के साथ उनके रिलेशन को ठीक करता है। जुल्फिकार खान ने एक और सिस्टम रेवेन्यू फार्मिंग का इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहते हैं इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम बेसिकली ये होता है कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पे ये ऑक्शन में जाएगा, ठीक है, इस पे बोली लगेगी, ठीक है, और जितने भी पर्सन है उस पे उनसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि मुझे इस लैंड से कितना टैक्स कलेक्ट करके दे सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दे सकता है, ठीक है। जो भी पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोलता है कि हाँ मैं इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसकी ये लैंड हो जाती है। बट
क्योंकि हम लोगों ने पता था कि क्योंकि लैंड की जो एरिया थी वो रिड्यूस हो गई थी, ठीक है, और उस पर्टिकुलर छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा टैक्स देना, ठीक है, और इस तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाना फार्मर्स का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, छोटी सी लैंड है, अब उस लैंड में आपको देना है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, बट आपकी आमदनी हो ही नहीं रही है क्योंकि ये लैंड बहुत ही इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे लैंड भी उसमें इस जागिर में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे जो कि बहुत ही लेस फर्टाइल लैंड थे, ठीक है, तो उससे उतनी रेवेन्यू कलेक्ट हो भी नहीं पा रही थी, तो लोग क्या करने लगे थे, लोग लोग बन गए थे, रॉबरी स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, तो इस तरीके से क्या हो गया, अब क्योंकि हमारी जो आर्मी है, आर्मी क्या है, आर्मी वीक है क्योंकि उस लैंड से उतना पैसा कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ताकि ये आर्मी मेंटेन कर पाए, तो अब आर्मी वीक है, एंड इजारा सिस्टम से क्या हो गया है, पीजेंट का एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पीजेंट्स क्या बन गए, रॉबरी करने लगे हैं, तो एक तरीके से मतलब आपकी आर्मी भी वीक है और आपके शहर में रॉबरी भी इंक्रीज हो गई है, तो एक तरीके से एक बहुत ही लॉलेसनेस की स्थिति आ गई थी, ठीक है, और क्या हो गया, इवेंचुअली ये सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, इजारा सिस्टम एक बेसिकली फेल हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की कहानी को समझेंगे कि आगे लेटर मुगल्स कौन कौन से आए, और हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली मुगलों का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।